हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 4 टाइप के वेक्टर पढ़े थे, ठीक है ना। इक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल और अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। अब हम लोग अगले 4 में चलते हैं, ठीक है। अगले 4 में है को वर्ड से है सब। को मतलब क्या होगा? सेम। को मतलब क्या हो गया? सेम, ठीक है ना। तो इसमें 4 टाइप में है, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। को इनिशियल, ठीक है, को इनिशियल, को टर्मिनस, को वो नहीं है, को है लीनियर, को प्लेनर, ठीक है ना। एक 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे। टाइप ऑफ वेक्टर्स का ही चल रहा था फाउंडेशन कोर्स में। तो टाइप ऑफ वेक्टर्स में जैसे को इनिशियल है। अच्छा, तुमको नाम से क्या लग रहा है? को मतलब क्या हो गया? सेम। वो मतलब क्या हो गया? सेम वर्ड, ठीक है ना। को इनिशियल मतलब सबका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ये तो मतलब हुआ। जैसे मान लो कई सारे वेक्टर दिए, एक वेक्टर ये दिया है, एक वेक्टर ये दिया है, एक वेक्टर ये दिया है, सबका टेल कहाँ है? सेम पॉइंट पे है। यानी अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तो सभी कहाँ हो गए? सेम पॉइंट पे है कि नहीं? सेम पॉइंट पे है, ठीक है। तो इनको बोलेंगे को इनिशियल। क्या बोला जाएगा इनको? को इनिशियल। मतलब दोज वेक्टर्स which have same initial point, कहाँ हो? सेम इनिशियल पॉइंट होंगे, तुमको क्या बोलेंगे? को इनिशियल बोलेंगे। समझ में आ रही थी? यानी कई सारे वेक्टर, इनकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इनका पॉइंट क्या होना चाहिए? सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है? तो इनको कभी कभी कॉन्कुरेंट भी बोला जाते हैं। क्या बोलते हैं? और सेम इनिशियल पॉइंट कॉल्ड एज क्या बोलेंगे? को इनिशियल और कॉन्कुरेंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉन्कुरेंट वेक्टर्स, ये वर्ड है, कई जगह आपको फिजिक्स में मिलेगा। कॉन्कुरेंट, कॉन्कुरेंट का मतलब हो गया कि एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, यानी कि इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम, ठीक है। को टर्मिनस मतलब क्या होता है? को टर्मिनस मतलब क्या हो जाएगा? सबका हेड एक ही पॉइंट पर हो, उनको को टर्मिनस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसी में अगर छठवां टाइप का देखें, छठवां जो कौन सा है? को टर्मिनस। तो अगर को टर्मिनस देखेंगे तो ये एरो यहां से हटा के यहां लगा दो, यहां से हटा के यहां एरो लगा दो, यहां से हटा के यहां एरो लगा दो। तो देखो सबके टेल क्या हो, हेड क्या हो गए? सेम पॉइंट पे हो गए। तो कह सकते हैं विच हैव सेम फाइनल पॉइंट, यानी कि सबका हेड क्या होना चाहिए? एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। इनको क्या बोलेंगे? क्या बोला? इनको कॉन्करेंट नहीं बोला जाएगा, को टर्मिनस वेक्टर। ये ज्यादातर आपको जेई वगैरह में मिलेंगे, है ना। जेई मैथमेटिक्स वाले उनको मिलेंगे को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा? तो को इनिशियल और को टर्मिनस दोनों समझ में आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग को लीनियर वेक्टर्स में चलते हैं। हाँ तो भाई, अब हम लोग अगले वाले पार्ट में बढ़ते हैं। को लीनियर। को लीनियर का मतलब क्या है? सेम लाइन और क्या, ठीक है। अरे लीनियर मतलब एक लाइन में। तो कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो दोज वेक्टर विच लाई ऑन द सेम लाइन कॉल्ड एज को लीनियर वेक्टर्स, यानी सेम लाइन में हो। जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक वेक्टर ऐसे हो और दूसरा वेक्टर भी ऐसे हो, दोनों का मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, देखो दोनों एक लाइन में है कि नहीं है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। तो देखो इसी को पैरेलल वेक्टर बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? हम लोग बोल रहे थे। तो पैरेलल वेक्टर कैसा हो गया? इसमें थीटा की वैल्यू 0, ठीक है। लेकिन लाइन अगर सेम होंगी तो
उनको कोलिनियर भी बोल दिया जाएगा। अगर मान ले एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, ये भी तो एक ही लाइन में है, लेकिन बस इसमें अंतर क्या है, थीटा की वैल्यू 180 यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया था, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो कोलिनियर का मतलब क्या हो गया, वो वेक्टर जो लाइज किसमें हो, सेम लाइन में होंगे तो उनको क्या बोल देंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। चाहे वो पैरेलल हो चाहे फिर वो एंटी पैरेलल हो, इक्वल हो, अपोजिट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पर लाइन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है ना? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी वेक्टर्स को उठा के अपन यहां से वहां फेंक दे, यहां रख दे, यहां रख दे, कहीं पर डिस्प्लेस करें विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो वेक्टर की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वेक्टर रिमेन सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इसी में एक नोट डाल दो, इफ ए वेक्टर शिफ्ट किया जाए, शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, उधर विदाउट चेंजेज, बिल्कुल पीटीआर है ये, पीटीआर मतलब पॉइंट टू बी रिमेंबर या नोट, जो भी आप समझते हैं, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, वेक्टर्स रिमेन सेम। क्योंकि ना तो उसका हमने मैग्नीट्यूड बदला, ना तो हमने उसकी डायरेक्शन बदली, सिर्फ क्या किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो वेक्टर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब कोलिनियर तो हो गया ना आपका। देखिए इसी में पॉइंट है। अब इसमें अगर देखा जाए कोई वेक्टर हो, जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, समझ में आ रहा, इस वेक्टर को अपन ने शिफ्ट करके मान लो यहाँ कर दिया, तब भी वेक्टर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ कर दिया मान लो, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, घुमाना नहीं है, शिफ्ट करना है। यहाँ से यहाँ कर दिया तो सब जगह वेक्टर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि अगर किसी वेक्टर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट किया जाए तो उसके वेक्टर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? यानी कहने का मतलब कि पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, अगर किसी वेक्टर्स को घुमाया ना जाए यानी शिफ्ट किया जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वेक्टर में क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए वेक्टर की डायरेक्शन है, इस वेक्टर्स को अगर घुमाया भी जाए तो अगर जरा भी घुमा दिया तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसका मतलब वेक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज होती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, लेकिन अगर इसको हमने घुमा दिया तो इसकी डायरेक्शन पहले इधर थी तो फिर इधर हो गई, तो जहाँ डायरेक्शन चेंज हुई तो वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर में दो चीजें, दोनों में कोई भी चीज अगर चेंज होगी तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर इसको 360 डिग्री से घुमाया जाए तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो अगर 360 डिग्री से घुमाते हैं या 360 के मल्टीपल में घुमाते, भाई एक पॉइंट पे कितना एंगल बनाता है, 360 बनाता है, तो 360 घुमाए या 360 720 घुमाए, जितना भी एंगल घुमाते जाए मतलब उसी के मल्टीपल में, तो वेक्टर में फिर भी कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप घुमा रहे हो। लेकिन अगर शिफ्ट कर रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यहाँ से वहाँ कहीं भी ले जाओ, तो उसके वेक्टर में कोई अंतर नहीं आएगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? प्लेन तो सब लोग जानते हैं ना, ये कौन सी एक्सिस होती है, एक्स, ये कौन सी होती है, वाई, ये कौन सी होती है, जेड। अगर रूम के कॉर्नर को मान लें ओरिजिन, तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस। ये कौन सी हो गई, वाई एक्सिस। ये कौन सी हो गई, जेड एक्सिस। तीन प्लेन होते हैं स्टैंडर्ड। तो ये जिस बोर्ड अगर प्लेन में देखा जाए, किस बोर्ड किस प्लेन में है, एक्स वाई, यानी एक्स वाई प्लेन में है।
ये वाला तल कौन सा हो जाएगा, वाई जेड, यानी कि वाई जेड से एक्सिस से मिलकर बना तो वाई जेड प्लेन हो गया। ये देखा जाए तो कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन हो गया, ठीक है, वाई जेड प्लेन सॉरी, ठीक है। तो कहने का मतलब अपने पास 3 स्टैंडर्ड प्लेन होते हैं। अभी तक हमने जितने टाइप के वेक्टर्स देखे सभी क्या बोर्ड में ही बनाए ना हम लोगों ने, तो एक ही प्लेन में तो हैं, तो उनको क्या बोलेंगे सबको, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर का मतलब कि दोज वेक्टर विच लाई इन द सेम प्लेन। तो अपने पास 3 स्टैंडर्ड प्लेन हैं, कौन कौन से, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ठीक है ना। और अगर किसी भी प्लेन में सभी वेक्टर हैं तो वो क्या कहलाएगा, कोप्लेनर। अगर एक बोर्ड से बाहर बनाते ये क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर। क्या हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर। अगर इसी प्लेन में बना दिए दूसरा वेक्टर तो ये प्लेनर होगा, लेकिन अगर इसको हटा दिया इस प्लेन से दूसरे प्लेन में डाल दिया तो फिर क्या हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कोप्लेनर वेक्टर्स किसको बोला जाएगा, वो वेक्टर्स, दो वेक्टर विच लाइज इन द सेम प्लेन। अपने पास 3 स्टैंडर्ड प्लेन है, कौन कौन से, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ठीक है। अब अगला हम लोग शुरू करेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर आगे कोप्लेनर में हम लोग चलेंगे। तो भाई साहब हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स बता रहे थे, हमने आपको बताया कि कोप्लेनर का मतलब कि जितने वेक्टर्स हों सभी क्या हो, एक प्लेन में, ठीक है। दोज वेक्टर विच आर लाइज, अभी तो जितने वेक्टर पड़े सभी कोप्लेनर ही, ठीक है ना, विच आर लाइज ऑन सेम प्लेन आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। अच्छा ठीक है, इसमें एक पॉइंट को ध्यान रखिए कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं, जैसे मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, कैसे भी रखे हों, ये हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। कोई भी एक प्लेन में तो है, ये इनको खींचा जा सकता है ना प्लेन, जरूरी है एक्स वाई प्लेन ही हो या वाई जेड प्लेन ही हो, ठीक है, लेकिन है तो एक ही प्लेन में ना। लेकिन अगर कोई तीसरा वेक्टर इसी तरीके से है तो कोप्लेनर होंगे, लेकिन अगर तीसरा ऐसे हो जाए तो नॉन कोप्लेनर। समझ में आ रहा है, मतलब इस प्लेन में तो नहीं है, तो ये प्लेन में कब होंगे, जब तीनों एक ही प्लेन में होंगे तभी कोप्लेनर कहलाएंगे। लेकिन अगर एक भी बाहर है तो क्या कहलाएंगे, नॉन कोप्लेनर, ठीक है ना, समझ में आ रही थी। लेकिन कोई भी दो वेक्टर्स, अगर यही दो वेक्टर्स ले लेंगे तो ये भी कोप्लेनर हो जाएंगे। यानी कि कभी दो वेक्टर्स हमेशा एक ही प्लेन में होने हैं, कभी दो अलग अलग प्लेन में नहीं हो सकते, ठीक है ना। अपने पास कितने प्लेन बताए, स्टैंडर्ड प्लेन 3 बताए। जैसे देखो एक्सिस बनाते ना हम लोग, जैसे बनाते थे हम लोग, एक बनाते थे ये एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, वाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 पर एक्सिस बनाते थे ना हम लोग। अच्छा रूम के हिसाब से देखो, ये अगर एक्स एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है, तो ये तीसरी एक्सिस कौन सी हो जाएगी, जेड एक्सिस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जेड एक्सिस होगी। रूम के कॉर्नर में देखना अपने घर के लिए कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर तीसरी एक्सिस दिखाएं तो इस तरीके से आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अगर अपन इसको यहाँ दिखाएंगे तो डॉट की तरीके से दिखाई पड़ेगा, इसलिए हम लोग हल्का सा इसको क्या कर लेते हैं, तिरछा कर लेते हैं दिखाने के लिए। यानी ये जो तीसरी एक्सिस है ये कौन सी हो गई, जेड एक्सिस। आधी बात समझ में कि नहीं आ रहा। अच्छा तीनों कॉर्नर के बीच एंगल कितना बनता है, जैसे यहाँ से दिख रहा है ये 90, ये भी क्या दिखेगा, ये भी 90 ही है, ये भी क्या है 90, इसमें नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये सभी तीनों एंगल 90 होंगे, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो अब ये जो एक्सिस से मिलके बनने वाला प्लेन, इस प्लेन को क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। क्या बोला जाएगा इसको, एक्स वाई। ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन, ठीक है। अपने पास 3 स्टैंडर्ड प्लेन है, ये कौन सा हो गया, वाई जेड प्लेन, एक्सिस के नाम से दिया गया, ठीक है ना। अपने पास 3 प्लेन हो गए। क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कि अगर दो वेक्टर इसी प्लेन में हैं तो कोप्लेनर, अगर दूसरा बाहर निकल गया तो नॉन कोप्लेनर, ठीक है। कोई ऐसे कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है।
अब इसमें को प्लेनर तक तो देख लिया हम लोगों ने। को वर्ड से क्या था सब सेम, को का मीनिंग बताया था ना, सेम। अब एक आता है जो नल और जीरो वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग नल और जीरो वेक्टर्स के बारे में बताते हैं। फिर देखिए, तो भाई आज की वीडियो में हम लोग लास्ट वेक्टर देखते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 और टाइप के बचेंगे, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। नल और जीरो वेक्टर्स, ये क्या होता है? नाम से जीरो से लग रहा है कि मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए। तो उसको नल बोले और जीरो वेक्टर बोले, दोनों का मतलब सेम है। तो कह सकते हैं कि नल और जीरो, डायरेक्शन तो जीरो नहीं होगी ना, डायरेक्शन तो कोई ना कोई होगी, मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है सिर्फ। तो लिखिए, क्या लिख सकते हैं? द वेक्टर which has जीरो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन जीरो नहीं बेटा, ये ध्यान रखना, जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज नल और जीरो वेक्टर। ये बात तो समझ नहीं आई पूरी तरीके से। देखो, अगर वेक्टर ए में माइनस ए वेक्टर्स को जोड़ा जाए तो क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? अगर उसी वेक्टर को उसी वेक्टर में घटा दिया जाए तो क्या आएगा? जीरो। लेकिन जीरो डायरेक्शन तो बचेगी ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड जीरो होगा, ठीक है। तो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसको क्या बोलेंगे? नल और जीरो वेक्टर। इसका जैसे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखना है अपने को, है ना, समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे मान लो कोई चीज रुकी हुई है, इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो वेलोसिटी में जीरो तो बोलेंगे, लेकिन वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या बोला जाएगा? जीरो एग्जाम्पल ऑफ जीरो वेक्टर्स। नहीं बात समझी? अब जैसे रेस्ट पर है, अब रेस्ट पर होने का मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ जीरो वेक्टर्स का हो गया, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट velocity of particle या कोई भी बॉडी at rest is example of null और जीरो वेक्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? किसी की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन भी हो गया इसका जीरो एग्जाम्पल। दूसरा है कि जैसे अपन ने भी एक्सिस बताए थे ना, एक्सिस बताए थे, कौन कौन सा एक्सिस थे? एक्स, वाई और जेड। इसका ये क्या होता था? ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते थे? जीरो जीरो जीरो, तीन होंगे, तीन जीरो हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ, इसका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेशन एक्सिस का कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ नल और जीरो वेक्टर। आ रही बात समझ में? जैसे किसी कोऑर्डिनेट जीरो जीरो दिया हुआ, ठीक है। अब ये जीरो जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा कि वाई एक्सिस की तरफ जाएगा कि जेड एक्सिस की तरफ जाएगा। इसलिए हम कैन नॉट बी डिसाइड अबाउट द मैग्नीट्यूड। इसीलिए उसका जो कोऑर्डिनेट होगा किसका? ओरिजिन का, ठीक है ना। ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया? नल और जीरो वेक्टर्स का। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग ने 5 टाइप के वेक्टर्स पढ़े हैं। कौन कौन से? को इनिशियल, को लीनियर, को टर्मिनस, को प्लेनर और नल और जीरो वेक्टर। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अभी इसमें 3 टाइप के और इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स हैं। यहाँ तक तो आपको सिर्फ जानकारी जरूरी रखनी थी, यहाँ से मेन चीज स्टार्ट होती है नल और जीरो वेक्टर से। बहुत स्मॉल चीज लग रही है, लेकिन है इसका आगे फिजिकल मीनिंग बहुत मिलेगा, ठीक है ना। तो अपने पास अभी इसके अलावा
3 टाइप के वेक्टर्स और बचते हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।